वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। मैं संदीप शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के इतिहास और उसके विकास के बारे में। तो भारतीय संविधान का इतिहास क्या है और उसका क्रमगत विकास कैसे हुआ है, उस पर जो है यह हमारा लेक्चर आधारित है। अब अगर बात किया जाए भारतीय संविधान के इतिहास की, तो इसकी कहानी जो है वह दो तरीके से, या ये कहा जाए दो भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। एक, जब कंपनी का शासन होता है भारत में, उस समय जो क्रमगत विकास होता है यहाँ पे संविधान को लेकर, उसके बारे में। और दूसरा फेज हम लोग डिस्कस करेंगे जब कंपनी के शासन को ख़त्म करके जब ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में पूरी बागडोर संभालता है, तब से लेकर आज़ादी तक क्या भारतीय संविधान के इतिहास में क्रमगत विकास हुआ, उसका अध्ययन। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसको दो तरीके से जो है क्लासिफाई करके रखा है। एक वह जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1858, ठीक, जो 1773 से 1858 वाला फेज़ है, वह फेज़ है जिसमें कंपनी का शासन पूरी तरीके से भारत पे रहता है। अब इसमें जो संवैधानिक विकास होते हैं, उसमें पहला बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 का है। उसके बाद संशोधन अधिनियम 1781। इसी क्रम में आगे जब हम चलते हैं, इसके 3 साल बाद तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इसके बाद संशोधन अधिनियम आता है 1786, ठीक। अब यहाँ से मतलब कि जो संशोधन अधिनियम है, जिसको अमेंडमेंट एक्ट इस तरीके से भी बोला जाता है, 1786, इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। तो यहाँ से जो है चार्टर एक्ट स्टार्ट होते हैं, जिसमें से 1793, 1813, 1833 और 1853। इसमें एक चीज़ अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो हैं वो 20 साल के अंतराल पर आए हुए एक्ट हैं, चार्टर एक्ट हैं। अब दूसरी जो कहानी स्टार्ट होती है, वह स्टार्ट होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन, या ये कहा जाए उसकी जो बागडोर है, उसको हटा के अब पूरी बागडोर जो है ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। और जब ब्रिटिश क्राउन मतलब कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत शासन आता है, अब उसके बाद क्या संवैधानिक विकास होते हैं, ये हम देखेंगे। तो इसमें जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक, ये जो है एक टर्निंग पॉइंट होता है और यहीं से जो है ट्विस्ट होता है कि जो कंपनी का शासन है वो उसको जो है टर्मिनेट किया जाए। अब पूरा जो बागडोर होगी वो किसके हाथ में आ जाएगी, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, 1928, भारतीय शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि साइमन कमीशन हो गया, नेहरू रिपोर्ट हो गई, या अगस्त प्रस्ताव 1940, ये एक्चुअली में जो है वो एक्ट नहीं थे, वो एक प्रपोजल थे, एक आइडिया थे, एक विचार थे, एक प्रस्ताव थे, ठीक, जिनको जो है आगे के जो आने वाले अधिनियम थे उनको उनमें समाहित किया गया। और यहाँ पे अगर बात किया जाए नेहरू रिपोर्ट की, तो यह पहला पॉइंट होता है, ठीक, या पहली बार ऐसा होता है कि पूरी तरीके से कि अपने देश मतलब कि भारत में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, विधि प्रक्रिया कैसी चली जाए, इस तरह के कुछ जो मुद्दे हैं वो भारतीय के हाथ में आया, ठीक। और इसको तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, कौन, मोतीलाल नेहरू, ठीक। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है ये तैयार की गई थी पूरी तरीके से भारतीय, ठीक है। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 का है,
राजगोपालचारी फार्मूला 1944, इसको याद रखिएगा, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में केवल आपको जो है ईयर पूछ लिया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि इस ईयर में कौन सा जो है वो मिशन था या प्रपोजल था या फार्मूला था, ये आया था। तो राजगोपालचारी फार्मूला 1944 का है। इसी क्रम में जो है वेवेल योजना, तो वेवेल प्लान 1945 में आता है। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में कंस्टिट्यूट किया जाता है और कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में 1946 में आता है। इसी क्रम में माउंट बेटन योजना या माउंट बेटन प्लान, जिसको डिक्की बर्ड प्लान भी बोलते हैं, 1947 में आता है। अब लास्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसको मैं लास्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रिटिश ताज के अधीन जो शासन व्यवस्था थी वो 1947, मतलब कि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 में ख़त्म हो जाती है। और जो इनके तहत जो अंतिम जो अधिनियम या एक्ट आता है वो होता है कौन सा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब ये बात जो हमने डिस्कस किया वो 2 पॉइंट से डिस्कस किया। एक, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्या शासन और उस शासन के अंतर्गत क्या अधिनियम आए थे, क्या चार्टर आए थे, उसकी बात। और दूसरा जो हमारा पार्ट था वो यह था कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, या ये कहा जाए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन शासन के अंतर्गत, जो कि 1858 से लेकर 1947 का टाइम पीरियड होता है, उसमें कौन कौन से जो है अधिनियम, एक्ट, प्रपोजल या रिपोर्ट्स आती हैं जिनका जो है यहाँ पे विधि, यहाँ पे कानून बनाने के लिए जो है वो रखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जिनकी हम लेक्चर की शुरुआत में हमने रखा। अब हम यहाँ पे जो आप लोग ईयर देख रहे हो 1773, इससे भी हम पीछे चलेंगे और वह ईयर होगा, वह वर्ष होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को लेके। ठीक है, तो जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो 31 दिसंबर 1600 को होती है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया जाता है। अब बात ये की जाएगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वह किस चार्टर के तहत होता है। जी हाँ, तो वह चार्टर होता है 1600 ईस्वी का चार्टर। ठीक, 1600 ईस्वी का जो चार्टर है उसके तहत इंग्लैंड की जो महारानी है, उस समय की जो महारानी है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ध्यान रखिएगा, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात कही थी। और किसके तहत कही थी? उन्होंने कहा था 1600 ईस्वी के चार्टर के अधीन। और चार्टर को हिंदी में जानते हैं क्या बोलते हैं? चार्टर को बोलते हैं राजलेख। इसको जरूर याद रखिएगा, हिंदी में चार्टर को बोला जाता है राजलेख। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी के चार्टर में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात कही। और इसके साथ उस राजलेख या ये कहा जाए चार्टर में एक बात और कही गई थी, और वह बात ये थी कि पूर्वी देशों, मतलब कि जो ईस्टर्न कंट्रीज है, उसमें 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार भी दिया गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो स्थापना भी होती है और इसके साथ वो कितने वर्षों तक जो ईस्टर्न कंट्री हैं वहाँ पे व्यापार करेंगे, इसकी भी बात की गई। तो इसको भी याद रखिएगा, जो 15 ईयर्स हैं यहाँ पे वो जो है ईस्टर्न जो कंट्री है वहाँ पे वो व्यापार भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोई भी कंपनी जब हम स्टेबलाइज करते हैं तो उसमें कुछ रकम लगती है। तो जो शुरू की जो लागत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने में, वो लगती है, पूरी पूंजी जो होती है वो 30,133 पाउंड, 30,133 पाउंड से ये इस कंपनी की शुरुआत की जाती है। और जब कोई भी कंपनी जो है अगर आप स्थापित करते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें कुछ भागीदार भी आते हैं। तो जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी भागीदार थे। तो उन भागीदारों की संख्या थी 217। ये भी कुछ याद रखिएगा। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे कि एसएससी, खासतौर से सीजीएल की बात किया जाए तो इस तरह के डीप इंफॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो ठीक, तो शुरू में जो कुल भागीदार थे वो 217 थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो कंपनी जब स्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है, इसमें जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो कैसे होती है। ठीक, इसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर या कहा जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो संभालने वाले होंगे कंपनी को, वो कितने होते हैं।
उनका चुनाव कैसा होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी हमारा जो फोकस है लेक्चर का, वो फोकस है ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि यही जो है मतलब कि 1858 तक जो है पूरी बागडोर, ठीक है, पूरी बागडोर जो है वो इसी के हाथ में रहेगी। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरीके से जानना जो है ज़रूरी है। तो इस स्लाइड में भी जो है हम लोग उसी की बात करेंगे। देखिए कंपनी का जो सारा प्रशासन होगा, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो एक परिषद संभालेगी, ठीक है। तो एक काउंसिल के अंतर्गत जो है ये शासन व्यवस्था दी गई, और इस परिषद के टॉप पर गवर्नर और उप गवर्नर होगा, ठीक है। तो टॉप पर कौन? गवर्नर, और उसको असिस्ट करने के लिए उप गवर्नर, और 24 अन्य सदस्य होंगे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको गवर्न करने के लिए एक गवर्नर, उसके साथ में उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। और सबसे टॉप पे कौन? गवर्नर। ये चीज़ याद रखना है। तो ये एक जो इसको जो संभालने वाली जो टीम है वो मल्टी मेंबर टीम है, ठीक, जिसमें एक गवर्नर और उप गवर्नर और इसके साथ में 24 अन्य सदस्य थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, गवर्नर और उसकी जो परिषद है, ठीक, इस तरीके से ये चीज इस पूरी बॉडी को बोला गया, मतलब गवर्नर एंड हिज काउंसिल। जो गवर्नर, उप गवर्नर और 24 जो अन्य सदस्य हैं, इनको कैसे बोला जाता था? इनकी संज्ञा दी गई गवर्नर और उसकी परिषद या गवर्नर एंड हिज काउंसिल। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बाद में इसी परिषद को आगे चल के जो है हम जो टर्म सुनेंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सुनेंगे, ठीक है। क्या सुनेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको इस तरीके शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, COD। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ठीक, वही पहले क्या हुआ करता था? गवर्नर और उसकी परिषद। गवर्नर एंड हिज काउंसिल बाद में किस नाम से जानी जाएगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और निदेशक मंडल के नाम से, ठीक है। तो हिंदी में या तो आप निदेशक मंडल बोलिए या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलिए। तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक। तो अभी हमने क्या जाना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो संभालने के लिए जो बॉडी है उसमें गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य। अब यह जो पूरी बॉडी है पहले क्या कहलाती थी? गवर्नर और उसकी परिषद। और यही जो गवर्नर और उसकी परिषद है आगे चलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और निदेशक मंडल के नाम से जानी जाने लगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के 125 साल बाद, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि 31 दिसंबर 1600 को स्टेबलाइज होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसके 125 साल बाद मतलब कि 1726 ईस्वी में एक और राजलेख या ये कहें चार्टर आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस चार्टर में क्या नई बात जोड़ी जाती है। तो देखिए इस राजलेख में बात ये कही जाती है कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर्स और उसकी जो परिषद है उसको अब विधि बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो अब जो है कंट्रोलिंग थोड़ी सी खिसक के, मतलब इंग्लैंड से खिसक के जो है अब कंट्रोलिंग जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है? वो कुछ इधर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब देख रहे हैं अब कुछ नियम, मतलब कुछ क्या ये कहा जाए कि जो बंगाल में कोलकाता, ठीक है, इसके साथ में मुंबई और मद्रास, ये जो 3 प्रेसिडेंसी है इसके जो गवर्नर हैं उनको और उनकी परिषद को विधि बनाने मतलब कि कानून बनाने की शक्ति दी जाती है, ठीक। तो थोड़ा सा जो सेंट्रलाइज्ड पावर था यहाँ पे ब्रिटेन में उसको जो है थोड़ा सा रिलीज किया गया, रिलीफ दिया गया। किनके लिए दिया गया? बॉम्बे, मद्रास या बंगाल प्रेसिडेंसी को, ठीक, इनके गवर्नर को। तो उनके गवर्नर और उनकी जो परिषद है वो विधि बनाने की शक्ति दी गई। तो ये एक जो है टर्निंग पॉइंट था। कब? ईस्ट इंडिया कंपनी के 125 साल, उसकी स्थापना के 125 साल बाद, मतलब कि 1726 का जो चार्टर है, जो राजलेख है, उसमें ये बात आती है, ठीक। अच्छा, तो अगर ये शक्ति अब किसके हाथ में आ गई? राज्यपाल और उसकी परिषद के हाथ में आ गई कि विधि अब वो बना सकते हैं। तो इससे पहले किसके हाथ में थी? जैसा कि मैं बोल ही रहा था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या? इंग्लैंड में स्थित जो
निदेशक मंडल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके अंदर में ये पावर हुआ करती थी कि जो भी ये जो प्रेसिडेंसी हैं, बंगाल, कोलकाता, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों प्रेसिडेंसी को लेकर अगर विधि बनानी हो तो पहले जो शक्ति होती थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के हाथ में थी। तो अब ये पावर जो है अब किसके हाथ में आ गई? वहाँ के राज्यपाल और उनकी परिषद के हाथ में। अब चल देंगे हम लोग अगली स्लाइड की तरफ। अब हमारा जो पॉइंट होगा 1773, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसको लेकर। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बातें आती हैं उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले क्या व्यवस्था थी। ठीक है, तो देखिए अब ये भी बात करेंगे कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो आता कैसा है। तो 1773 का जो टाइम पीरियड होता है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं लॉर्ड नॉर्थ। कौन? लॉर्ड नॉर्थ। और लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक सीक्रेट कमेटी या ये कहा जाए गुप्त समिति की सिफारिश पर, गुप्त समिति या सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम रखा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उस समय के ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी। कौन सी? सीक्रेट कमेटी या गुप्त समिति। उसके अनुशंसा पे, उसकी सिफारिश पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, अब इसका जो मुख्य उद्देश्य की अगर बात किया जाए, इसकी अगर मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन मतलब कि यहाँ और यहाँ, ठीक है, भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पर कंपनी को रेगुलेट करना, ठीक है, उसको नियंत्रित करना। अब प्रश्न ये आता है कि किसी मतलब कि कंपनी को रेगुलेट करना या नियंत्रित करने की जरूरत क्या पड़ी। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है। किसी को भी, जैसे हम आप कोई भी हो, उसको रेगुलेट या नियंत्रित करने की ज़रूरत कब पड़ती है? या तब मौका आता है जब वह अनियंत्रित तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से वह व्यक्ति हो या कंपनी हो काम करने लगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में भी दिखने लगा था। वो अनियमित तरीके से काम करती थी, करप्शन जो है वो चरम सीमा पर पहुँच चुका था। तो इस तरीके की जो बुराइयां व्याप्त होने लगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसी को दूर करने के लिए 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भी और इंग्लैंड दोनों स्थान पर जो है उसको नियंत्रित करना जो है इस रेगुलेटिंग एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब कंपनी की गतिविधियों को के जो है दो मुख्य केंद्र, क्या? एक इंग्लैंड और दूसरा भारत। तो एक इंग्लैंड और दूसरा भारत, ये जो है दो सेंटर थे किसके? कंपनी की जो भी एक्टिविटियां थी उसके। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए इस स्लाइड में यह कहा गया है कि इंग्लैंड में जो है जो पूरा जो कंपनी का जो प्रशासन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन था, इंग्लैंड में दो चीज़ें थी। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। एक है क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स या स्वत्वधारी मंडल। ठीक है, तो एक निदेशक मंडल, एक स्वत्वधारी मंडल, और दोनों जो हैं जो इंग्लैंड की या ये कहा जाए जो ब्रिटिश सरकार है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसकी जो है ये ही क्या थी? ये उसी की पार्ट थी। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही पार्ट थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, इन्हीं का जिक्र हम जो है आगे चलकर बार बार करेंगे। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। अब बात ये आती है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो टोटल जो निदेशक होते थे कितने होते थे?
24 निदेशक होते थे। अच्छा, तो अगर 24 निदेशक होते थे फिर इनका इलेक्शन कैसे होता था, चुनाव कैसे होता था ये भी जान लें। तो इनका चुनाव जो है हर साल जो है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, ध्यान दीजिए ये इस तरह से जानिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और इधर रखिए कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। तो इसके जो निदेशक मंडल हैं, ठीक है, जो निदेशक हैं, किसकी बात की जा रही है, निदेशक की बात की जा रही है, ठीक है। इनके जो निदेशक हैं इनका जो इलेक्शन जो है वो हर साल होता था, ठीक, हर साल जो है इनका चुनाव होता था। और चुनाव होता कैसा था, इनके द्वारा होता था, ठीक है, किनके द्वारा, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के द्वारा हर साल इनका चुनाव होता था। और निदेशक मंडल प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष, ठीक है, जो भी सदस्य हैं 24 सदस्य हैं तो उसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था, ठीक है। तो इसी में से क्या होगा, एक जो होगा एक वाइस प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वीपी। तो ये जो निदेशक मंडल थे उसी में से एक जो है वो एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। अब यहाँ पे जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, वह कंपनी का, मतलब कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समझिए, क्या समझिए, सीईओ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की भी डेट में जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनका जो मुख्य, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एक सीईओ हुआ करता था, मुख्य अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। तो इस क्रम में हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि सीओडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें जो है जो 24 निदेशक होते थे उनका चुनाव जो है हर साल होता था। और किनके द्वारा होता था, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स के द्वारा। इसके साथ में इन्हीं निदेशकों में से एक जो है अध्यक्ष चुना जाता था और एक उपाध्यक्ष चुना जाता था, ठीक है। और जो अध्यक्ष होता था वह कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था, मतलब कि सीईओ हुआ करता था, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ, ठीक है। अब ये जो स्लाइड है इसमें हम लोग बात करेंगे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी प्रमुख बातें क्या थी। तो इसमें ये बात आती है कि जो निदेशक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसा कि हमने पहले क्या पढ़ा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया होता है तो हर साल उनका चुनाव होता था। तो मतलब उनका कार्यकाल क्या, 1 साल का। इनका जो कार्यावधि जो 1 वर्ष की थी उसके स्थान पर उनका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष का कर दिया गया, ठीक है। तो 1 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1 साल से 4 साल कर दिया गया, ठीक है। यह वर्ष कहिए, 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। इसके साथ यह भी उपबंधित किया गया, मतलब कि उसमें यह मेंशन किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल सदस्य संख्या जो कि 24 है उसके 1/4 सदस्य हर साल जो है वो रिटायर होंगे, ठीक है। तो अगर 24 संख्या है, ठीक है, अगर इसका आप 1/4 करोगे तो 1/4 कितना हो गया, 6, मतलब कि 6 मेंबर हर साल क्या करेंगे, वो जो है अवकाश ग्रहण करेंगे, रिटायरमेंट लेंगे। अच्छा, इसके साथ कंपनी के जो निदेशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कंपनी में 1 साल पुराने हों और 1000 पाउंड के शेयर धारक हों, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या लाया गया, दूसरा नियम यह लाया गया कि कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक हों और कंपनी और वो 1 साल पहले से रह रहे हो। इससे पहले जानते क्या था, निदेशक मंडल के जो सदस्य हैं उनका चुनाव करने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, निदेशक को चुनने का अधिकार जो है उन कंपनियों को हुआ करता था जिनका शेयर मात्र 500 पाउंड हुआ करता था, ठीक है। तो 500 पाउंड अंशधारी जो शेयर धारक कंपनियां थी वो भी जो है वो निदेशक चुनने का अधिकारी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उससे ये जो 500 पाउंड है, 500 पाउंड इसको बढ़ा के जो है वो 1000 पाउंड कर दिया गया। तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमने क्या जाना, एक पॉइंट ये जाना कि 1 साल से 4 साल जो है वो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अवधि बढ़ा दी गई, कार्यकाल बढ़ा दिया गया, और जो कंपनी 1 साल पुरानी है वो 1000 पाउंड शेयर धारक है तभी जो है वो निदेशक का चुनाव वो कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले कुछ पॉइंट्स के बारे में। देखिए, जो एक टर्निंग पॉइंट है इस रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें यह है कि जो बंगाल का जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, उसका जो प्रशासक होगा, ठीक है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको इस एक्ट के माध्यम से जो भी अंग्रेजी क्षेत्र था, ठीक है, उसका गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, उसका गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अंग्रेजी क्षेत्र की अगर मुख्यतः बात किया जाए तो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये जो अंग्रेजों का क्षेत्र है, ठीक, ये जो अंग्रेजों का क्षेत्र है, ठीक है, अब उसका गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको? फोर्ट विलियम का जो प्रशासक था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके ये जो है बंगाल मतलब कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी जो पहले एक दूसरे से क्या थी, स्वतंत्र तरीके से काम करती थी, ठीक, इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर को जो है तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया इन तीनों प्रेसिडेंसियों का। बंगाल का तो है ही, साथ में मद्रास और बॉम्बे का। इस बात को फिर ध्यान से सुनिए। ठीक, बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर है उसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल, और यह गवर्नर जनरल जो है वो क्या करेगा, बंगाल प्रेसिडेंसी को भी देखेगा, साथ में मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो अब जो टर्म है गवर्नर नहीं होगा, अब क्या होगा, गवर्नर जनरल। तो ये टर्म अब प्रयुक्त होगा। ठीक है, अब शासन की जो पूरी जो शक्तियां थी, सैनिक हो चाहे सिविल, ठीक है, तो मिलिट्री हो चाहे सिविल, जो भी पावर है अब गवर्नर जनरल और उसकी जो सदस्यीय, जो 4 सदस्यीय परिषद है उसके हाथों में आ गई। ठीक है, तो गवर्नर और उसके जो 4 सदस्यीय परिषद है उसके कंट्रोल में आ जाता है क्या, इन तीनों प्रेसिडेंसियों की शक्तियां। कौन सी शक्तियां? सैनिक शक्तियां, मतलब कि सैन्य शक्तियां, और सिविल दोनों शक्तियां। अब निर्णय में बहुमत के लिए जो गवर्नर जनरल का जो मत था वही जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ठीक है, तो जो निर्णायक मत है वह निर्णायक मत है किसका, गवर्नर जनरल का। ठीक है, तो सैन्य सिविलियन मैटर और जो मिलिट्री मैटर है, सैन्य मैटर है, वो दोनों मैटर कौन देखेगा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे जो गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद, कितने उसकी परिषद में लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो देखिए इसकी जो गवर्नर जनरल है, ठीक, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की बात किया जाए तो गवर्नर जनरल और उसके परिषद में 4 अन्य सदस्य हुआ करते थे। इन 4 सदस्यों में अगर बात किया जाए, सबसे पहले गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला गवर्नर जनरल, ये भी याद रखिए, ये है मिस्टर वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है वो पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और उनकी 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, और जिसमें जो 4 सदस्य होते हैं उनको भी जान लीजिए। एक है फिलिप फ्रांसिस, दूसरे हैं क्लेवरिंग, और तीसरे हैं मानसन और वारवेल। ठीक है, वारवेल। तो ये 4 लोग जो हैं वो गवर्नर जनरल और उनकी परिषद में रहते हैं। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, और उनके जो 4 सदस्य होते हैं, अन्य जो 4 सदस्य हैं, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, वह आता है सुप्रीम कोर्ट के गठन को लेकर। तो 1773 के एक साल बाद 1774, जो 1774 का जो टाइम होता है, वहाँ पे कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जो आज की डेट का जो सुप्रीम कोर्ट है उससे इस सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसके पहले जो चीफ जस्टिस बनाए गए वो सर एलिजाह इम्पे, ठीक है,
सर एलिजा इम्पे को पहला चीफ जस्टिस बनाया गया, ठीक है। और 3 अन्य जो जज थे वो चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, इनका भी नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस कौन? सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य जो न्यायाधीश थे वो थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, नाम इनका भी याद रखना है, ठीक है। अब यह जो सुप्रीम कोर्ट था, यह जो न्यायालय था वह एक अभिलेख न्यायालय, ठीक है। अब बात आती है कि अभिलेख न्यायालय होता क्या है। अभिलेख न्यायालय से मतलब ये है कि इसके निर्णय को, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी डिसीजन आता है, कोई भी निर्णय आता है, तो एज ए रिकॉर्ड उसको रखा जाएगा और नियर फ्यूचर में जो भी वाद विवाद होगा उसके लिए इसके निर्णय को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो यह एक अभिलेख न्यायालय था, इस टर्म को भी याद रखिएगा। जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है वह एक अभिलेख जो है न्यायालय था, ठीक है। इसके साथ आज की डेट का जो उच्चतम न्यायालय है, मतलब आज का जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे हायर बॉडी है, ठीक है, न्यायपालिका में। उस मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो फर्दर आप उसे आगे कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, फुल एंड फाइनल होता है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, ये जो सर्वोच्च न्यायालय था, अगर इसने निर्णय दिया और किसी को जो है इसका निर्णय पसंद नहीं आया तो वो फर्दर जो है वो अप्लाई कर सकता है, आवेदन दे सकता है, कहाँ पे? प्रिवी काउंसिल में, ठीक है। तो अपना केस जो है वो कहाँ लेके चला जाएगा? प्रिवी काउंसिल। अब बात आती है कि ये प्रिवी काउंसिल था कहाँ? तो ये प्रिवी काउंसिल था इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। तो इंग्लैंड में जाइए और अपना केस लड़िए। अगर मैं किसी भारतीय का नाम पूछूं जिन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चैलेंज दिया, कहाँ पे? प्रिवी काउंसिल में, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपने केस जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको चैलेंज दिया था, कहाँ पे? इंग्लैंड में जो प्रिवी काउंसिल था वहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, ठीक है। अब इसमें इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि एक गवर्निंग बॉडी थी जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो था वो काफ़ी मजबूत बन गया है। तो ये जो पॉइंट है यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का कहिए कि आउटकम है, ठीक है। क्या ये जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ इसकी वजह से कंपनी का जो है कंपनी के ऊपर जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका जो कंट्रोल है, जो कंट्रोलिंग है, नियंत्रण है, वो काफ़ी मजबूत हो गया। इसके साथ भारतीय राजस्व मतलब कि जो इंडियन रिवेन्यू, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का परिणाम यह निकला कि भारतीय राजस्व मतलब जो भी यहाँ पे इनकम हो रही है, ठीक है, इसके साथ नागरिक या जो सैन्य मामले हैं वो पूरी जानकारी कंपनी जो है वो ब्रिटिश सरकार को देगी, ठीक है। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कंपलसरी कर दिया गया। इसके साथ में यह अधिनियम कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस, ठीक है, बिना लाइसेंस अपना वह निजी व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि जो कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा एक अपना जो है वो पैरेलल जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया कर देते थे, ठीक है। लेकिन जब अगर वो निजी व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस लिए जो है आप निजी व्यापार नहीं कर सकते, ठीक। अब भारतीय लोगों से उपहार, ठीक है, उपहार व रिश्वत, ठीक है, उपहार व रिश्वत ये दोनों चीज लेना जो है वो सख्त मना कर दिया गया, ठीक है। तो कंपनी का कोई भी अधिकारी भारतीय लोगों से ना तो गिफ्ट लेगा और रिश्वत लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो यह कुछ इंफॉर्मेशन थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। आगे के क्रम में हम लोग बात करेंगे आगे के जो अधिनियम है, चार्टर हैं, उनके बारे में, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।